आज आपको हम डिजाइन ऑफ बीम से रिलेटेड न्यूमेरिकल करवाएंगे। हमने 2 वीडियो जिससे डाले थे, पहला डाला था उसमें प्रोविजंस बताए थे। उस प्रोविजंस में जितने भी मतलब पद हमने बताए थे वो सब आपके कहीं ना कहीं से अभी यूज आएंगे। और जो सेकंड वीडियो हमने डाला था उसमें एकल प्रबलित धरण मतलब सिंगली रेनिफोर्समेंट बीम की हमने आपको डिजाइन बताई थी, कैसे उसकी डिजाइन करते हैं उसके स्टेप्स हमने लिखवाए थे। वो सारे स्टेप ये वीडियो देखने से पहले आपको हम बताए दे रहे हैं कि वो सारे स्टेप एक कॉपी पे अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, तभी न्यूमेरिकल समझिएगा, वरना आपके समझ में नहीं आएगा। उसको अगर आप 1 साल लिख कर रखे होंगे तो जो हम यहाँ पे कर रहे होंगे तो उसको आप अच्छे से समझ सकेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि 5 मीटर के शुद्ध पार्ट के लिए एक आयताकार एकल प्रबलित कंक्रीट धरण का अभिकल्पन करें। आयताकार एकल प्रबलित धरण का अभिकल्पन करना है और कहा है कि 5 मीटर के शुद्ध पार्ट मतलब क्लियर स्पेन दे रखा है। शुद्ध पार्ट क्लियर स्पेन कैपिटल एल से लिखते हैं, ये हमारा दे रखा है 5 मीटर। एक और कहा यदि धरण पर 15 किलो न्यूटन प्रति मीटर का संवितरित भार आ रहा है, भार आ रहा है मतलब अपकमिंग लोड दे रखा है, अध्यारोपित भार ये हमारा दे रखा है 15 किलो न्यूटन प्रति मीटर। आलंबों की चौड़ाई 300 mm मान लें। दोनों आलंबों की कहा है, आलंबों की चौड़ाई मतलब दोनों की 300 हैं, 300 mm। M15 और Fe 250 का प्रयोग किया गया है। M15 ग्रेड की कंक्रीट ली गई है और Fe 250 का इस्पात। कंक्रीट प्रबलित कंक्रीट का भार 25 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब है। देखिए ये क्या है, प्रबलित कंक्रीट का भार 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। कहने का मतलब इनके ये है कि जो आपका आरसीसी का वो जो स्ट्रक्चर बीम बनाई गई है उसके 1 मीटर क्यूब का जो भार है वो हमारा क्या है 25 किलो न्यूटन। ये क्या दे रखा है, घनत्व, ये घनत्व दे रखा है, समझिएगा। वैसे ना भी दे रखा हो तो आपको पता होना चाहिए आरसीसी का जो घनत्व होता है वो 25 किलो न्यूटन में था, हम न्यूटन में बदले रहे हैं, 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। बस इतना ही दे रखा है, अब इसकी हमको डिजाइन करनी है। देखिए जरा, स्टेप फर्स्ट। सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला होता है हमारा इफेक्टिव लेंथ का, ये हमको सबसे पहले निकालनी होती है। अब इफेक्टिव लेंथ में हमने देखिए 2 सूत्र लिखवाए थे। एक हमने बताया था L बराबर L प्लस डी और दूसरा L बराबर L प्लस जब आलंबों की चौड़ाई समान हो। देखिए यहाँ पे समान आलंबों की चौड़ाई 300 दोनों तरफ की समान है, तो हम केवल यहाँ पे एक आलंब की चौड़ाई ले लेंगे। एक आलंब की चौड़ाई का मतलब 300 ही लेंगे, 3 600 नहीं लेंगे, एक आलंब की चौड़ाई ये ले लेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर ये पता है, ये पता है, लेकिन इस वाले सूत्र में हमको ये पता है लेकिन ये डी नहीं पता है। डी क्यों नहीं पता है भाई, ये प्रभावी गहराई है और ये हमको कब पता चल पाएगी, जब हमको कुल गहराई पता होनी चाहिए। आप अभिकल्पन कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है आपको कहाँ से अभी ये पता होगी, तो इसलिए अभी हम इस सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल और केवल हम इसी सूत्र की सहायता से निकाल लेंगे। वरना आपका क्या होता कि दोनों में जो न्यूनतम होती उसकी सहायता से निकालते। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये मत सोचिएगा कि वो जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। अगर पता होती तब तुलना करके लेते, वरना इसी से ले लेंगे हम। तो L बराबर L प्लस आलंब चौड़ाई, तो L हमारा कितना है 5 मीटर और प्लस आलम की चौड़ाई 300 mm मतलब कितना हो जाएगा 0.3 मीटर, क्योंकि ये मीटर में है तो मीटर में ही इसको हम जोड़ सकते हैं। तो हमारा L बराबर हो जाएगा 5.3 मीटर, ये प्रभावी लंबाई हो गई। अब इसके बाद हमारा क्या होता है स्टेप सेकंड।
स्टेप सेकंड में जब ये हमारा निकल आए, इसके बाद हम क्या निकालते हैं, बीम का साइज डिसाइड करेंगे। साइज ऑफ बीम, साइज ऑफ बीम में मतलब हमारा बी तथा टोटल गहराई डी निकालेंगे। तो देखिए इनको भी निकालने के लिए हमने आपको दो तरीके बताए थे। एक तो बताया था कि डी बराबर हम पार्ट बटे स्पेन बटे 8 से स्पेन बटे 15 तक यूज कर सकते हैं। दूसरा हमने एक आपको बताया था डिफ्लेक्शन वाले मान से। डिफ्लेक्शन वाले मान हम क्या आपको बताए थे कि सिंपल सपोर्टेड बीम के लिए हमारा जैसे होता है 20, कैंटिलीवर के लिए होता है 7। ये जो मान होते हैं ये होते हैं पार्ट बटे इफेक्टिव डेप्थ, मतलब स्मॉल डी के बराबर होते हैं। जैसे इतना लेकर हम यहाँ पे 20 रख लेंगे और उसके बाद पार्ट हमको पता है, मतलब स्पेन लेंथ, ये लेंथ है, लेंथ हमको पता है, इधर 20 पता है, यहाँ से हम डी निकाल के हल कर लेते हैं। ये हमने आपको तरीका बताया था। और दूसरा तरीका हमने वही पार्ट बटे 8 से पार्ट बटे 15 वाला बताया था। तो आप जिससे मन करे उससे कर लीजिएगा, लेकिन हम आपको बताएं पार्ट बटे 8 वाले, मतलब जो पार्ट बटे 8 से पार्ट बटे 15 है, इससे करिए थोड़ा मतलब सही रहेगा, क्योंकि उसमें जो वो आपका होता है जो विक्षेप वाला होता है उसमें आपका एकदम मानक पे है, इसलिए उसमें परफेक्ट हर एक चीज़ एकदम मैक्सिमम लेवल तक आ जाती है। तो इसमें हमारी समझ से तो हम यही यूज करेंगे और आप लोग भी यही यूज करिएगा। डी बराबर यहाँ हम ले लेते हैं इफेक्टिव स्पेन, वही लेंथ, और बटे, अब बटे में 8 से लगा के 15 तक आप पर डिपेंड है कि आप क्या लेना चाहते हैं। जितना ही ज़्यादा यहाँ पे कम होगा डी का मान उतना ही ज़्यादा अधिक आएगा। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि डी का मान बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि लेटरल स्टेबिलिटी भी जरूरी है। हमने आपको बताया था एक उस दिन, जैसे ये हमारी 750 से ज़्यादा हो गई अगर, तो ये आपकी इस तरह से बेंड हो सकती है। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप काम करेंगे। तो यहाँ पे इस हिसाब से लीजिए कितना है हमारा, ये 5.3 मतलब 5300 mm है। 5300 mm को इस हिसाब से भाग करिए कि 500, 450 और 400 इस हिसाब से आ जाए तो ठीक रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हम यूज कर रहे हैं इफेक्टिव स्पेन बटे, अब यहाँ पे 8 से भाग कर लीजिए, मतलब पहले ही कैलकुलेटर पर चेक कर लिए कि ज़्यादा ना होने पाए। तो यहाँ पे हम यूज के ले रहे हैं, चलिए 12 यूज कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, इफेक्टिव स्पेन 5300 mm, वो मीटर में था, यहाँ पर हम mm में रख रहे हैं यहाँ पे, और बटे क्या हो जाएगा 12। अगर नहीं भी रखते हैं मीटर में रख लेंगे तो मीटर में डी आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो आपका ये 5300 बटे 12 होगा। ये आ रहा है 441.66 mm। इसको से करके आप कर लीजिए, 441 है, 445 कर लीजिए, 450 भी कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे दशमलव को पूर्ण अंक में नहीं बनाने का उद्देश्य होता है, यहाँ पे उद्देश्य ये है कि 45-50 कर लीजिए, थोड़ा सटीक मापें बनती हैं कि जब शटरिंग वगैरह लगाते हैं तो उसमें आसानी रहती है इसे। तो फिर उसके बाद बी चौड़ाई, ये तो हो गई हमारी क्या गहराई और हमारी चौड़ाई। तो देखिए बी बराबर हमने क्या बताया था, डी बटे 1.5 से d/2, 3 भी लेते हैं लेकिन 2 तक काफ़ी है, तो d/2 ही ले लेते हैं। जिसका मन करे वो 1.5 ले ले, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो 445 बटे 2, 220.83, इसको से करके कर लीजिए, 220.83 है 225 mm। ये आपका बी और डी हो गया। इतना करने के बाद
आपका जब स्टेप फर्स्ट हो गया इफेक्टिव लेंथ का, स्टेप सेकंड हो गया ये, उसके बाद देखिए हमको क्या करना होता है, यहाँ पे साइज हमारी हो गई है, तो साइज जब निकल आए तो साइज का हम चेकिंग करते हैं कि जो हमारी ये डी है वो सही है या नहीं है। अच्छा, आप डी की जो चेकिंग करेंगे वो हम करेंगे धरन पर आने वाला जो वास्तविक भार होगा, जो भार धरन पे आ रहा है उसके आधार पे हम डी की जांच करते हैं। मतलब ये होता है कि उसके आधार पे करने का कि मूवमेंट हम निकालेंगे भार के आधार पे। तो यहाँ पे हमको पता होना चाहिए डी की चेकिंग के लिए कि धरन पे कितना भार आ रहा है और धरन का भार अब क्या होगा, क्योंकि धरन का साइज पता चल गया तो धरन का भार भी अब आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम अगला स्टेप होगा हमारा स्टेप थर्ड, टोटल अभिकल्प भार। अभिकल्प भार मतलब इसको स्मॉल WD से लिख दीजिएगा, डिजाइन। अभिकल्प मतलब डिजाइन या फैक्टर WF भी लिख सकते हो। देखिए जरा, अब इसके बाद भार देखेंगे कौन कौन से हमारे आ रहे हैं। पहला भार है हमारा जो आ रहा है इस पे अपकमिंग लोड, मान लीजिए W1 है, ये हमारा दे ही रखा है 15 किलो न्यूटन प्रति मीटर, तो 15 गुणे 10 की पावर 3 ये न्यूटन में बदल जाएगा और मीटर को वैसे रहने दीजिए। दूसरा लोड हमारा अब कौन सा होगा, अब इसके साथ साथ में ये भी देख लीजिएगा कि लोड ये किस फॉर्म में दे रखा है, न्यूटन प्रति मीटर, मतलब ये किस में हो गया हमारा, ये जो दे रखा है हमारा वो है हमारा यूडीएल। फिर उसके बाद और कोई लोड तो अपकमिंग में है नहीं, ना कोई पॉइंट लोड लग रहा है ना ही कोई और अदर, बस यूडीएल ही इतना लग रहा था। सेल्फ लोड W2 मान लीजिए। सेल्फ लोड हमारा क्या हो जाएगा, घनत्व गुणे आयतन। तो आयतन में हमने आपको बताया था कि आयतन जब इसका हम लेते हैं, देखिए दो धरणें होती हैं, जैसे सिंपल सपोर्टेड बीम हो गई, कंटिन्यूअस हो गई, इन धरणों का जो हम भार लेते हैं वो पर मीटर के हिसाब से लेते हैं। पर मीटर लेने का भी कारण है, इनकी जो बनावट होती है वो पूर्ण लंबाई में सेम होती है, मतलब यहाँ से लगा के पूरी लंबाई तक सेम होती है। कैंटिलीवर बीम जो होती है उसकी बनावट ऐसे होती है, मतलब यहाँ की जब सेक्शन होगा उसकी गहराई कम, यहाँ की और ज़्यादा, इससे ज़्यादा। तो इसका हम जो भार लेते हैं वो आप यूडीएल में नहीं ले सकते हैं, मतलब समवितरित पर मीटर समान भार के रूप में। इसका जैसे है 3 भाग कर लिए 1-1 मीटर के, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है कि प्रत्येक भाग का जो भार है वो हमारा समान होगा। लेकिन इसमें आपको लगता है जैसे ये 1 मीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक एक, ये एक, आपको लगता है कि इसका भार और इतने का भार समान होगा? नहीं होगा। इसलिए कैंटिलीवर का हम नहीं लेते हैं यूडीएल में, लेकिन सिंपल सपोर्टेड बीम का जिसकी बनावट पूरे लंबाई में समान हो, जिसका सेक्शन पूरे लंबाई में समान हो, उसका भार हम यूडीएल में लेते हैं। तो इसका भी यूडीएल में लिया जाएगा। और यूडीएल के लिए लेंथ हमारा पर मीटर, यूडीएल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर, तो मतलब 1 मीटर के लिए करते हैं। तो जब आयतन लेंगे तो L B इंटू D इंटू घनत्व, तो लेंथ कितनी ली जाएगी, पर मीटर के लिए निकालना है, 1 मीटर के लिए निकालना है लेंथ में। और B हमारा कितना हो जाएगा, अभी जो हम निकाले थे कितना आया था 225, तो यहाँ पे हम मीटर में रखेंगे सब कुछ, उसका भी रीजन है, तो 225 का 0.225 हो जाएगा। और गहराई हमारी आई थी 400, हमने कर लिया था उसको 45, तो 0.445। और गुणे घनत्व, घनत्व हमारा ये 25 गुणे 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। सब कुछ इसी पे डिपेंड था मात्रक। अभी देखिएगा 25 गुणे 10 की पावर 3। देखिए यहाँ पे हमने क्या आपको बताया, 0.225 पॉइंट यहाँ पे मीटर में इसलिए रख लिए हैं क्योंकि जो घनत्व दिया था हमारा वो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब में दिया था। तो मतलब जो लेंथ से रिलेटेड कुछ भी होगा वो किस में होना चाहिए, मीटर से। और भार से संबंधित अगर इसमें कुछ रखना था हमको तो न्यूटन में रख सकते थे, इसीलिए हमने इसको मीटर में इनको कन्वर्ट कर लिया। ये हमारा हो गया धरण का सेल्फ लोड। ये लोड आ गया 2503.125 न्यूटन प्रति मीटर। ये हमने प्रति मीटर निकाला है 1 मीटर के लिए।
बीम आपकी लंबी थी 5 मीटर, लेकिन हमने 1 मीटर के लिए निकाला है, इसलिए 1 मीटर का लोड इसको लिखने के लिए लिखेंगे कि इतना जो लोड है वो प्रति मीटर का है, 1 मीटर का है। तो ये भी हमारा किस में हो गया, यूडीएल में हो गया। आप देखिए दोनों आपके यूडीएल की कंडीशन में हैं, तो इनको हम दोनों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो टोटल लोड क्या हो जाएगा, W बराबर W1 प्लस W2। देखिए ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि W1 W2, आप चाहें तो बहुत शार्ट में कर सकते हैं, सूत्र गायब कर दीजिए, ना लिखिए, जितने ज़्यादा अच्छी आदत करें शार्ट में। लेकिन हम आपको समझाने के लिए इतना डिटेल में केवल यहाँ पे लिख रहे हैं। ये लोड आ गया हमारा टोटल 17,503.125, ये हो गया। अब हमने क्या बताया था, हम निकाल क्या रहे हैं, अभिकल्प, मतलब फैक्टर लोड। और फैक्टर लोड का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ये लोड निकल के आता है, इसमें गामा एफ जो फैक्टर होता है उससे गुणा करनी पड़ती है। तो फैक्टर लोड क्या हो जाएगा, मतलब WD, ये WD हो जाएगा गामा F इंटू W। देखिए गामा F का मान होता है 1.5। ये कभी कभी क्वेश्चन में लिखा भी होता है, अगर लिखा होगा तो बदल के भी लिखा हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, तब फिर वही यूज करेंगे जो लिखा होगा। छब्बीस 25 4.687 न्यूटन प्रति मीटर। ये हमारा धरन का लोड और प्लस जो आ रहा था वो टोटल हो गया प्रति मीटर पे, मतलब धरन के प्रति मीटर पे जो आने वाला लोड है और उसका खुद का लोड मिला के बन जाता है ये 26,254.687। इतना करने के बाद ये जो आपका हुआ है, इतना करने के बाद हम निकालेंगे मोमेंट। फिर उसके बाद अगला स्टेप आपका स्टेप 4 शायद, नंबर आप काउंट करते रहिएगा स्टेप पे। ये हमारा होगा अभिकल्प मोमेंट। अभिकल्प मोमेंट को बंकन आघूर्ण भी कहते हैं हिंदी में, MD से। MD बराबर हमारा WD L²/8। देखिए हमने कंडीशंस आपको लिखवाई थी मूवमेंट निकालने के लिए कि जब आपका अपकमिंग लोड मतलब W1 और जो सेल्फ लोड W2 दोनों यूडीएल में होंगे तो जुड़ के WD बन जाएंगे। तो केवल अगर यही कंडीशन बनती है कि केवल अपकमिंग हो और सेल्फ लोड तो हमेशा यूडीएल में होना ही होना होता है। ये अपकमिंग लोड जो है ये कभी कभी आपका यूडीएल भी हो सकता है और साथ में पॉइंट लोड हो सकता है, मतलब केंद्रित भार। तो यहाँ पे तो पॉइंट लोड की कोई जिक्र है नहीं, तो सीधे सीधे यही सूत्र लग गया। अगर पॉइंट लोड होता तो इसके साथ साथ में हमको इसमें क्या ऐड करना पड़ता, WL/4 यूज करना पड़ता, लेकिन यहाँ पॉइंट लोड का कोई काम नहीं है, केवल यही है हमारा, इसलिए इसी को यूज कर लेंगे। WD का मान 26,254 इंटू L²। यहाँ पे जो हमारा लोड है वो किस में दे रखा है, न्यूटन प्रति मीटर में। तो यहाँ पे जो हम लेंथ लेते हैं, इफेक्टिव लेंथ लेते हैं, तो इफेक्टिव लेंथ हमारी कितनी थी, 5.3 मीटर। ये मीटर में ही रखी जाएगी क्योंकि लोड हमने किस में रखा है, मीटर में। 5.3 का स्क्वायर, या तो इसको फिर प्रति mm में बदलिएगा तब mm में रखना, बटे 8 हो जाएगा। बानवे 186 जो मोमेंट आया हमारा वो आ गया 92,186.77 न्यूटन
मीटर। अब इसके बाद हम इसको mm में बदलना है अगर तो बदल लीजिए, क्या हो जाएगा 92 18 6 पॉइंट, ये पॉइंट है 7 गुणे 10 की पावर 3। मीटर को mm में बदलेंगे 10 की पावर 3 से गुणा कर देंगे, न्यूटन को तो बदला नहीं है तो न्यूटन वैसे ही रहेगा, ये mm बन जाएगा। तो आपका ये मोमेंट आ गया। जब हमारा मोमेंट आ जाता है, मोमेंट ज्ञात करने के बाद ही हमको, देखिए हम ये सब क्यों कर रहे हैं, केवल चेकिंग करने के लिए कि जो हमने डी डिसाइड किया था वो आपकी सही है या नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे स्टेप 4 के बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा, स्टेप 5। ये हम निकालेंगे इसमें आवश्यक गहराई, जो आपको वास्तव में ज़रूरत है। आपने जो पहले निकाला वो मोटे तौर पे ऐसे ही निकाल ली जाती है, एक प्रस्तावित माप होती है वो। यहाँ पे हम आवश्यक निकालेंगे कि हमको इतनी चाहिए ही होगी। तो देखिए इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, mu बराबर, देखिए हमने कल आपको mu का सूत्र लिखवाया था, ठीक। तो उसमें भी हमने कुछ चीज़ें आपको बताई थी कि इसमें जो XU मैक्स वहाँ पे यूज़ किया जाता है, XU लिमिट जिसको कहते हैं, उसकी हमने एक टेबल भी आपको दिखाई थी। हमने कहा था XU मैक्स और MU मैक्स के, MU लिमिट के जो सूत्र होते हैं उनके कुछ शॉर्ट फॉर्म भी होते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ग्रेड है, M15 के लिए जो MU का शॉर्ट वाला सूत्र होता है उसकी हमने टेबल आपको दिखा दी थी पिछले वीडियो में, इसमें भी दिखाई दे रहे हैं, देख लीजिएगा। तो हो जाएगा 0.149 FCK BD², ये होता है। तो यहाँ पे जो MU है, यहाँ हमको इस स्टेप में MU बराबर हम क्या कर लेते हैं, MD कर लेते हैं, यह आपको करना पड़ेगा। तो MU तो हमको इसमें मालूम पड़ गया, 0.149 तो अपने आप में ही। FCK क्या होता है, FCK आपका ये कंक्रीट का जो ग्रेड दे रखा होता है उसमें जो ये वाली वैल्यू होती है ये हमारी क्या होती है, FCK होती है। यहाँ से ये हमारा FCK का मान लिख लेते हैं, यहीं पे लिख देंगे। FCK जो है हमारा वो होगा 15 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या B तो आपका दे रखा था, D तो हमको यहीं से निकालनी ही पड़ेगी, ये इफेक्टिव डेप्थ है आपकी। तो यहाँ से अगर हम D बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा, √ MU बटे 0.149 FCK × B। तो D बराबर वैल्यू रख लीजिएगा, FCK है 15 और B हमारा था 225 रखेंगे B का मान, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको mm में मोमेंट को बदल लिए हैं। तो मोमेंट आपका mm में है, ये भी जो आपका होता है वो mm में ही होता है, सॉरी ये मीटर लिख दिया हमने, mm में। और ये जो सूत्र बनाया जाता है ये सब mm के हिसाब से बना होता है भैया, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो भी वैल्यूज रखी जाएंगी सब mm में ही रखी जाएंगी। ये आ गया हमारा D बराबर 428। .15 mm। अब देखिए यहाँ इसमें हम क्या करेंगे, अब इसके बाद निकालेंगे कुल आवश्यक गहराई। ये हमारी भी क्या है, इफेक्टिव होती है, इफेक्टिव डेप्थ है, कुल आवश्यक गहराई जो ऊपर से नीचे तक पूरी होगी। D डैश क्या हो जाएगी, ये हमारी कितनी है 428.15 और प्लस, जब कुल जैसे ये होता है हमारा, ये इस बात के सेंटर तक ये होती है D, ये होती है टोटल D, और ये नीचे होता है इफेक्टिव कवर। इसमें हमको इफेक्टिव कवर क्या करना है, जोड़ देना है। तो इफेक्टिव कवर जोड़ने के लिए आप इसमें देखिए
इतना जोड़ दीजिए। देखिए हमने इफेक्टिव कवर का आपको जो जस्ट पिछला वीडियो था उसमें हमने शुरू में ही आपको इफेक्टिव कवर से वो क्लियर कवर और साइड कवर वो सब हमने आपको बता दिया था, इफेक्टिव कवर वगैरह कैसे माने जाते हैं। क्लियर कवर जो होता है वो यहाँ से होता है, यहाँ से यहाँ तक जो होता है ये 25 mm या फिर छड़ का व्यास जो अधिक हो वो लिया जाएगा। तो यहाँ पे छड़ का व्यास आप पहले ही से सोच लीजिए कि हमको अगर 18, 19, 20 जो भी मानना है तो 25 से कम ही हम मान रहे हैं ना, तो इसलिए 25 में और जो छड़ का व्यास मानना है तो मानना कोई ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल एक्यूरेसी में ही 18 अगर माने हैं तो आगे चल के 18 माने, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आप एक लगभग में, जैसे 25 mm है, ये हम 25 mm को लेना ही लेना होता है क्लियर कवर। उसके ऊपर ये हमने मान लिया, मान लीजिए कि हम 16 mm की छड़ डाल रहे हैं तो 25 + 16 कितना हो जाएगा, ये हमारा 25 और + 16 31 mm। मतलब आप यहाँ पे चाहें तो 32 mm मान लीजिए, 30 mm मान लीजिए, 34 mm मान लीजिए, मतलब इधर उधर राउंड फिगर में कोई दिक्कत नहीं है मानने में। 30, 35, 40 तक अपने हिसाब से मान लीजिए। तो यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कि 32 mm हमने इफेक्टिव कवर लिया। ये इफेक्टिव स्मॉल डी प्रभावी गहराई प्लस प्रभावी कवर, ये सूत्र होता है इसका, ध्यान रखिएगा, हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो प्लस हम इसमें जोड़ लेंगे 32, तो ये बन गया हमारा 460। पॉइंट करके आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, इतने ले लेते हैं। टी डैश आ गया हमारा 460। अब जरा यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करिए, हमने आपको बताया था ये हम क्या कर रहे हैं, आवश्यक गहराई निकाल रहे हैं। जो हमने स्टेप सेकंड में गहराई निकाली है उसका मान हमारा क्या था, 445। मतलब जो हमने प्रस्ताव रखा था वो प्रस्ताव क्या हमारा था, प्रस्ताव रखा था हमने D बराबर B, हमारा उसी के हिसाब से आया था 225 आया था। तो हमने D बराबर निकाला था वो 445 mm का हमने प्रस्ताव रखा था कि इतना हम लेकर चलेंगे, और 445 के हिसाब से स्टेप थर्ड में हमने भार निकाला है, और जो हमने भार निकाला है उसी भार के हिसाब से स्टेप 4 में मूवमेंट निकाला है। तो सोचिए कि अगर ये इफेक्ट करेगी तो आपका जो भार है बीम का वो बदल जाएगा, बीम का भार बदलेगा तो फिर आपका मूवमेंट भी बदल जाएगा। तो आपका यहाँ से फिर से पूरा प्रोसेस करनी पड़ जाती है जब आप इसको सही नियम से फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हमने प्रस्ताव रखा था 445 का, आवश्यक कितनी हो गई है हमारी 460। हम बना रहे हैं 445 का, जरूरत हमको कितनी है 460 की। तो भाई ज़रूरत को तो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कितना इसमें कम पड़ रहा है, प्लस 15 mm अगर इसमें हम और जोड़ें तो आपका असर आएगा। ठीक, 15 mm मतलब 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखिए हमने इस चीज़ के लिए आपको बताया था कि अगर अभी यहीं पे एक बार समझिएगा, अगर यही चीज़ अभी हमारी होती 430, मतलब आवश्यक होता हमारा 430, और हमने जो बनाने का प्रस्ताव रखा वो 445 का, मतलब आवश्यकता से हम 15 mm ज़्यादा बना रहे हैं, तब तो चलो ठीक है कि 15 mm ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे तो हमारा उल्टा है, 15 mm इसमें कम पड़ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो फिर हम वापस जाएं और इसी स्टेप से इसको थोड़ा बढ़ाएं, मतलब वही 5/12 की जगह 11 यूज करें, थोड़ा एडजस्टिंग करते करते, और उसके बाद यहाँ तक हम फिर से आएँ, तब चेकिंग हो पाएगी। लेकिन आपको हमने ये भी बताया था कि अंतर जब बहुत ज़्यादा का हो, जैसे यहाँ पर आवश्यकता हो जाती है हमारी 550 की, तो देखिए हमारा 105 का अंतर आता, तो 10-10 सेंटीमीटर कवर करना मुश्किल है। लेकिन 15 mm है तो आपको कोई विशेष दिक्कत नहीं है, आप दोबारा मत करिएगा, सीधे सीधे यहीं पे लिख दीजिएगा जो हम लिख रहे हैं, वही चीज़ आप लोग भी लिख दीजिएगा। 15 mm 20-30 mm तक आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो प्रस्तावित होती है, यहीं से हम संशोधन कर लेंगे। तो इस यहाँ पे लिख देंगे चूंकि प्रस्तावित गहराई D बराबर 445 mm, जो कि आवश्यक गहराई से
आवश्यक गहराई डी डैश बराबर 460 mm से 15 mm कम है, जो विशेष बड़ा अंतर नहीं है। इसलिए खंड की माप पुनः निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं। बस ये लिख दीजिएगा, आपका काम हो गया। इतना तो एग्जामिनर भी समझता है कि आधा घंटा में आपको दोबारा इतना क्वेश्चन करने का टाइम नहीं है। बहुत ज़्यादा अंतर होता है, इसका मतलब आपको फिर नहीं आता है करना, इसलिए इतना ज़्यादा अंतर आ गया है। तो ये आपका इतना ध्यान में रखिएगा, आवश्यकता नहीं है। बस ये आपका हो गया। अब यहाँ पे खंड की माप डिसाइड कर लीजिए कि हमको अब लेकर क्या चलना है। तो देखिए, हमने प्रस्ताव रखा था 445 का, आवश्यक है हमारी 460। तो जब जितनी आवश्यक है तो हमको फिर आवश्यकता के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। भाई प्रस्तावित वाली कैंसिल हो जाएगी। इसलिए वास्तविक खंड की माप क्या हो जाएगी हमारी, 225 हमारी वो थी चौड़ाई 225 mm, वो उसी को वैसे रहने दीजिए। और गुणे गहराई हमने प्रस्ताव रखा था 445 का, लेकिन ज़रूरत है 460 की, तो हम प्रस्ताव अब अपना कैंसिल करेंगे, जो ज़रूरत है उसके हिसाब से काम करेंगे। 460 mm ये हमारे खंड की माप हो जाएगी। देखिए, हम आपको जो ये प्रोसेस यहाँ तक बताए हैं, जैसे बताए हैं ये कॉन्सेप्ट आप यही पकड़ के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बुक में अलग अलग राइटर्स की बुक में अलग अलग तरीके से, ठीक, आपको हर जगह पे अलग अलग मिलेगा, जिससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वो सही वो भी हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, उसमें एक बात तय है। इसलिए जो कॉन्सेप्ट आपको हम बताते चल रहे हैं, आप इसी से अच्छे से पढ़िएगा। तो आपका ये खंड का साइज हमारा क्या डिसाइड हो गया कि 225 mm गुणे 460 mm के आधार पे हम बीम को बनाएंगे। देखिए, ये अभिकल्पन है, ये पूर्वानुमान होता है। तो ये बहुत ज़्यादा आप 100% वाली डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप डिप्लोमा बेस की डिज़ाइन पढ़ रहे हैं। बहुत मानक ऐसे हैं जो आप अभी नहीं जानते हैं डिप्लोमा बेस में। फिर उसके बाद जब हमारा खंड का ये साइज डिसाइड हो गया, उसके बाद अब हम क्या डिसाइड करेंगे, अब इसमें इस्पात कितना डालें, सरिया वगैरह कितना कितना डालें। तो अगला स्टेप हमारा फिर क्या हो जाएगा, स्टेप जो भी था, नंबर ये कितना था, 5वां 6ठा जो भी है, ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ नंबर डाल लीजिएगा। प्रबलन इस्पात AST में भी जरा एक चीज़ अब ध्यान दीजिएगा। हमने AST निकालने के आपको 3 तरीके बताए थे। एक तो PT लिमिट के सूत्र से बताए थे, वो देखिए मानकों पे एकदम होता है, वो एकदम मानक चीज़ों से निकल के आता है। और दूसरा हमने बताया था कि खंड आप संतुलित मान के कर सकते हैं। तीसरा आप खंड को अल्प मान के कर सकते हैं। जो भी मानिए लिख दीजिए यहाँ पे, बस माना खंड अल्प प्रबलित है, मतलब अंडर एनफोर्समेंट है अगर, तो हमारा MU का क्या सूत्र होता है, MU बराबर MD वही रख देंगे जो MD हम निकाल चुके हैं। क्या होता है 0.87 FY AST D माइनस 0.42, यहाँ पे होता है हमारा XU। लेकिन हमने क्या बताया था, यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, XU मैक्स ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर से एक चीज़ ज़रा नोटिस करिएगा कि जो यहाँ पे हम XU मैक्स लिए हैं, आपको बता दें कि यहाँ पे अगर हम XU मैक्स ना भी लें तो भी आपका काम हो जाएगा। हमने ये चीज़ पहले उसमें अभिकल्पन वाले प्रोसेस में नहीं बताई थी, आप ज़रा बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि जो XU है, XU का जो सूत्र होता है 0.87 FY इंटू AST बटे में होता है। तो यहाँ से हम पूरा ये पोर्शन हल कर लेंगे, तो जो XU का मान होता है वो AST के पद में आ जाएगा।
ये एएसटी के पद में आ जाएगा। तब पूरे क्वेश्चन में इधर हमको ये एमडी पता होगा, एफवाई पता होगा, एएसटी तो निकालने हैं, डी आपको पता होगा, और यहाँ पे हमारा 0.42 एक्सयू हम किसके पदों में रख देंगे? एएसटी के पदों में। ऐसे जब हल करेंगे तो एक द्विघात इक्वेशन बनेगी एएसटी की, और उस प्रकार से हम एएसटी निकाल सकते हैं। और दूसरा हमने क्या बताया कि एएसटी आपको पता तो है नहीं पूरी तरीके से, तो इसलिए सीधे सीधे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्सयू मैक्स रख लीजिए, वो भी आपका सही है। देखिए अब ये मत सोचिएगा कि 3 मेथड हैं, उसमें भी तीसरे मेथड में भी एक नई चीज़ आ गई कि एक्सयू मैक्स की जगह पे एक्सयू ही रहने दें। मूल सूत्र में एक्सयू ही होता है इसके, और एक्सयू का जो सूत्र होता है उसमें आपका एएसटी का पद आता है एक्सयू के सूत्र में। तो एक्सयू का सूत्र जो होता है उसमें बाकी सारे मान रख के अगर हल कर दें तो एक्सयू का मान जो है हमारा वो किसके पद में मिल जाएगा? एएसटी के पद में मिल जाएगा। ऐसे आपको कुछ आगे अंक मिल जाएंगे और फिर एएसटी मिल जाएगा। वो वैल्यू हम यहाँ पे रख के पूरी इक्वेशन को हल कर देंगे तो एएसटी मिल जाएगा। ये एक नई चीज़ हमने आज आपको बता दी। तो देखिए उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है कि आप करें तो करें क्या फिर एएसटी निकालते हो। देखिए आप तीन मेथड, और तीसरे में भी आपका एक दूसरा तरीका कि यहाँ पे हम एक्सयू मैक्स वैसे हमने बताया था, एक्सयू भी यूज कर सकते हैं। आज ये एक नई चीज़ बताई, इनमें से कुछ भी आप यूज करिए, बस जब जांच करें तो मिनिमम और मैक्सिमम को फॉलो करना चाहिए। सरिया 4 जगह 5 पढ़ेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, मित्रोता इधर उधर होगी। लेकिन आप डिजाइन की प्रोसेस को कंप्लीट कर ले जाएंगे, आप मिनिमम और मैक्सिमम के एक रेशियो को पूरा करेंगे कि डिजाइन आपकी फेल नहीं होगी। ये चीज़ तय है एकदम, ठीक। तो इसलिए आप कुछ भी यूज करें, इससे कोई दिक्कत नहीं। किसी का 1600 mm² आ जाएगा, किसी का 1300 आएगा, लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम को आप फॉलो कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं? एएसटी निकाल लेते हैं। पर एमयू जो है आपका वो है वही जो एमडी हम निकाले थे, वही वैल्यू यहाँ रखनी है 92 बराबर 0.87 एफवाई हमारा दे रखा है ये 250। एएसटी ज्ञात करना है। डी हमारा देखिए अभी जो हमने माप तय की है, कितनी तय की थी? टोटल डी हमारी यहाँ पे 460 ली गई। आवरण हमने कितने का माना था? 32 mm। घटा दीजिए इसमें से 32 mm। 460 माइनस 32 428। 428 माइनस 0.42 और एक्सयू मैक्स क्या है आपका? M50 और FE 250। इसके लिए हमारा जो होता है वो क्या कहते हैं इसका, एक्सयू मैक्स का मान वो होता है हमारा 0.53 और डी का मान फिर रख दीजिए, ये होता है 0.53 डी। तो ये डी की वैल्यू रख देंगे हमारी कितनी है? 428 अभी हमने निकाली है। ये 428 है, दशमलव मत समझिएगा इसको, 428 बस ये आप पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए ये कैलकुलेशन हमने कर ली है, कैलकुलेशन वाला वीडियो हमने कट कर दिया है। तो देखिए कैलकुलेशन आपका इधर इसकी गुणा एएसटी के साथ, उसके बाद इसका अंदर का हल करके ये आया है, फिर इसका गुणा करने के बाद जो आया उसको इसके बटे में हमने भेजकर एएसटी का मान निकाल लिया। 1273.85 ये आपका क्या हो गया? एएसटी का मान हो गया। फिर अब एएसटी जब हमारा निकल आए उसके बाद हमको क्या करना होता है? क्षणों की संख्या और क्षण का व्यास निर्धारित करना होता है। अब ये तो हमारा क्षेत्रफल निकला है कि क्षणों का, कि हमारा इतना क्षेत्रफल होना चाहिए क्षणों का। देखिए एक चीज बता दें, जो यहाँ पे हमने एक्सयू मैक्स रखा है 0.53 डी, एक्सयू मैक्स का हमने बताया था कि आपका सूत्र होता है, एक्सयू मैक्स जो होता है हमारा होता है 700 डी बटे 1100 प्लस 0.87 एफवाई, ये होता है। लेकिन इसको शार्ट में
0.53D ये होता है 250 के लिए, FP 250 के लिए। ये हमने टेबल आपको दिखाई थी उसमें लिखा था। जो लोग ध्यान से वीडियो पढ़ेंगे उनको जरूर हर एक चीज क्लियर चाहिए। उसके बाद अब इसमें हम छड़ों की संख्या निकालने जा रहे हैं। छड़ों की संख्या के लिए आपको छड़ों का व्यास देखिए जो होता है ये डिजाइन में मानना पड़ता है स्वयं कि हम कितनी mm की डालना चाह रहे हैं। देखिए मेन होता है कि क्षेत्रफल, छड़ का व्यास ज्यादा मानेंगे संख्या कम हो जाएगी, छड़ का व्यास कम मानेंगे संख्या ज्यादा हो जाएगी, लेकिन क्षेत्रफल कांस्टेंट वही रहना चाहिए। तब देखिए हमारा यहाँ पे माना इसी स्टेप में प्रबलन इस्पात वाले में माना छड़ का व्यास फाई बराबर मान लीजिए कि 16 mm की हम छड़ डाल दें, 16 mm, 14 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, बहुत ज्यादा AST का वैल्यू आ जाता हमारा तो हम और ज्यादा रखते। ये कितनी आई थी AST की वैल्यू हमारी 1273.85 mm²। अभी ये 2000 के ऊपर हो 18 मान लीजिए, मतलब अपने हिसाब से देखिएगा कि छड़ों की संख्या भी मतलब बढ़ के रहे और व्यास भी आपका संतुलन में बना रहे। तो देखिए ये हो गया। एक छड़ का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, एक छड़ का क्षेत्रफल π/4 इंटू डाया हमने कितना माना है 16। जो हमारी छड़ होती है ये ऐसे होती है, इनकी सेक्शन जो होती है उन से काट उसका क्षेत्रफल लेते हैं। ये वृत्ताकार है तो वृत्त का एरिया हमारा क्या होता है π/4 इंटू डाया का स्क्वायर। ये हो जाएगा तो शिफ्ट π/4 यह आपका आ गया 201 201.06 mm²। तो ये हमारी एक छड़ का क्षेत्रफल निकला और वो हमारा क्या था, ये हमारा टोटल छड़ का क्षेत्रफल है। देखिए टोटल छड़ों के क्षेत्रफल को हम एक छड़ के क्षेत्रफल से अगर करते हैं भाग, छड़ों की संख्या n बराबर क्या हो जाएगा बटे एक छड़ का। तो टोटल है हमारा 1273, यह आ गया हमारा 6.33। ये नंबर आए हैं छड़ों के। देखिए हमने क्या बताया था आपको, जब डिजाइन की प्रोसेस हमने इसके जस्ट पिछले वीडियो में बताई थी तो हमने कहा था जब छड़ों की संख्या हमारी जैसे दशमलव अंकों में तो यहाँ पे 6.3 थी, इतनी आपको आवश्यक है छड़े कि इतना हम छड़े डाले ही डाले। लेकिन जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा 6.33 है, अब हम 33 छड़ कहां से लाएंगे, इसलिए इसको हमको क्या करना पड़ेगा से करके कर दीजिए 7 छड़े। अच्छा ऐसा करने से AST प्रभावित हो जाएगा आपका। क्यों प्रभावित हो जाएगा भाई, हमने 1273 यहाँ पे रखा था, उसके हिसाब से छड़े हमारी इतनी आ गई, तो जब उसके 1273 के हिसाब से छड़े हमारी 6.33 है तो हम 7 कैसे ले सकते हैं। इसका मतलब हमने इसको क्या कर दिया है ऐड कर लिया है, इसमें इसका मान हमने बढ़ा दिया है। तो अब जो मान बढ़ा है वह फिर कितना होगा, उसके बाद AST भी परिवर्तित होगा। जब बढ़ गया है तो परिवर्तित हो गया इसका मतलब। तो इसके बाद जो आपकी जो छड़ों की संख्या निकल रही तो हम इसके बाद जो वास्तव में अब हमारा AST हो गया है उसकी गणना करेंगे। उसकी गणना हमारी कैसे होगी, कुछ नहीं करना है, आप 7 छड़े हो गई ना, वास्तविक प्रबलन इस्पात का क्षेत्रफल AST बराबर एक छड़ का भी हमने निकाला था, कितना जाया था हमारा 201 पॉइंट करके कुछ था। चलिए दोबारा कर लेते हैं, शायद 201 ही था। तो π/4 इंटू डी हमारा वो डाया सॉरी, तो कितना हो जाएगा डाया हमारा कितना माना था 16 का स्क्वायर, और ये एक छड़ का बना। आपने टोटल कितनी छड़े ले ली हैं 7, तो ये 7 छड़े हमारी हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा हमारा ये हो गया हमारा 1407.43 mm²।
ये बनेगा हमारा क्षेत्रफल, इतना हम डाल रहे हैं। था 1273, लेकिन देखिए इसमें आपका बढ़ गया है, क्योंकि छड़ों की संख्या इसके हिसाब से 6.33 बन रही थी, और जब हमने छड़ों की संख्या बढ़ा ली फिर 0.33 की छड़ ला नहीं पाएंगे, पूरी एक डालेंगे। जब डालेंगे 16 mm की एक छड़ तो व्यास बढ़ जाए, वो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, तो बढ़ के हमारा ये आ गया। तो ये होगा हमारा वास्तविक क्षेत्रफल 1407। इसको लिख लीजिए, आगे काम हो सकता है 1407.43। अब इसके बाद जो है हम करेंगे इसकी प्रबलन इस्पात की जांच। देखिए जांच हम बताए थे बहुत होती है, लेटरल स्टेबिलिटी की जांच होती है, अभिलाख बॉन्ड की जांच होती है, शेयर की जांच होती है, और ये प्रबलन की जांच होती है, उसकी साइज की जांच हम कर ही चुके हैं पहले ही। तो प्रबलन की जांच तक तो आपको करना ही पड़ेगा डिजाइन में, तो ये आप चेकिंग में आपको ये तो करने पड़ेगा। जांच में अब पहला स्टेप क्या होगा, प्रबलन इस्पात की जांच, रेनफोर्समेंट स्टील जो है उसकी जांच। देखिए इसमें पहले निकाल लीजिए मिनिमम इस्पात जो होना चाहिए, मिनिमम हमारा हमने सूत्र आपको बताया था 0.85 BD बटे FY, 0.85 इंटू बी हमारी चौड़ाई 225 mm थी, और डी हमने अभी प्रभावी गहराई निकाली थी, कितनी थी 428। टोटल 460 हमने साइज लिया था खंड का, जिसमें से आवरण हमने 32 mm घटा दिया, तो 32 mm आवरण घटाने के बाद 428 बचती है, और FY हमारा कितना है 250। इसको हल कर लीजिए, 0.85 ये 0.85 है, ये आ गया हमारा 327.42 mm²। मैक्सिमम इस्पात ST मैक्सिमम, ये हमने क्या बताया था कि जो हमारा सेक्शन होता है बीम का सेक्शन, उसका 4% मैक्सिमम होना चाहिए। तो देखिए सेक्शन जो हमारा होता है, ये हमारी जैसे बीम हो गई है, ये चीज सेक्शन होती है, तो ये है हमारी बी और ये है हमारी डी, और ये होती है लेंथ। तो ये सेक्शन का जो टोटल एरिया होता है उसका हमारा 4% से ज्यादा इस्पात नहीं जा सकते हैं, तो क्या लिखेंगे 4% ऑफ बी इंटू डी। इसका एरिया आयताकार है तो बी इंटू डी हो जाएगा, तो बराबर 4 इंटू बी हमारा 225 और डी 460, ये जो हमने मानी थी, और बटे 100, क्योंकि ये प्रतिशत में है, इसको 100 से भाग कर लेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, इसको फिर से चेक करते हैं, 4 ये हमारा आ रहा है 4140 mm²। आप जरा समझिए, देखिए ये हमारा मिनिमम, ये 327.42 mm², ये इतना जो है हमारा, ये कम से कम इतना इस्पात होना चाहिए। जो हमने AST की वैल्यू निकाली थी ये 1407, वो इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इतना होना चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इतना होना चाहिए। तो कम से कम 327 1407 में डाला है, मतलब जो कम था, जितनी मांग है कम से कम की, उससे हमने ज्यादा है डाला है।
और जो ज्यादा मतलब मैक्सिमम इतना ही डाल सकते हैं। तो 4140 तक हम डाल सकते थे, लेकिन हमने कितना डाला है, 1407 ही डाला है। इसका मतलब वो उससे कम, मतलब इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ये मैक्सिमम है, ये लिमिट है। इसके आगे हम नहीं इस बार डाल सकते हैं, इतने तक डाल सकते थे, तो हमने उससे कम ही डाला है। ये इसको भी संतुष्ट कर रहा है ये, और मिनिमम जो इतना कम से कम इतना होना चाहिए था तो उससे ज्यादा डाल दिए, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए था तो उससे वो हमारा कम ही है। इसका मतलब ये हुआ। तो इतने के बाद यहाँ पे बस एक लाइन आप ये लिख दीजिएगा कि ATO मतलब कम, इससे हमारा AST क्या है, ज़्यादा है, जो होना चाहिए हमने आपको स्टेप्स में लिखवाया था। और AST जो है वो मैक्सिमम से कम होना चाहिए था, ये भी हमने आपको लिखाया था। तो AST मैक्सिमम से ये कम भी है। ये शर्त हमारी देखिए यहाँ पे क्या हो गई, पूरी हो गई। तो यहीं पे ये चीज़ लिख देना कि ये है, ये ऐसी स्थिति बन रही है, देन ओके, मतलब सब आपका ठीक है। तो साइज हो गया, प्रबलन इस्पात हो गया। तो यहाँ तक तो आपकी हो गई मेन डिजाइन, जो आपको करनी ही करनी है। इसके बाद कर्तन की जांच करनी पड़ती है शेयर में, कि जो हमने बीम बनाई है उसमें कहीं दरारें तो नहीं पड़ रही, वो कर्तन में कहीं फेल तो नहीं हो रही, इस चीज़ की जांच करनी पड़ती है। अभिलाख की जांच मतलब बॉन्ड, जो कंक्रीट और इस्पात का जो बॉन्ड है वो हमारा अच्छा है या नहीं है, इसकी जांच करनी पड़ती है। तो अब आगे वो देख लेते हैं। इसके बाद जो चेकिंग में जो जांच वाले स्टेप्स हैं, उसमें दूसरी जो जांच हम करते हैं, ये चेकिंग के स्टेप चल रहे हैं, ये हमारी होती है कर्तन की जांच। कर्तन की जांच वैसे ये हम आपको इसके न्यूमेरिकल करवा चुके हैं जब कोचिंग चल रही थी, तो यही लास्ट आपका था जब कोचिंग बंद हुई है लॉकडाउन से पहले। तो कर्तन की जांच जो होती है, इसमें सबसे पहले जो हमारा निकला, ये देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, सिर्फ बोलेंगे, लिखेंगे नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप ये लोग कर चुके हैं न्यूमेरिकल। देखिए सबसे पहले इसमें हम निकालते हैं VU। VU हमारा होता है कर्तन बल, अभिकल्प कर्तन बल, जो धरन पे काटने का काम करेगा, मतलब दरारें पैदा करने का काम करेगा। तो VU बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए जो बीम है आपकी वो इस कंडीशन में है कि 5.3 इसका प्रभावी और 5 इसका शुद्ध क्लियर पार्ट, मतलब क्लियर स्पेन, और इसके ऊपर ये WD का फैक्टर लोड लग रहा है, जिसमें W1 + W2 मतलब अपकमिंग लोड और सेल्फ लोड दोनों शामिल हैं इसमें, ये लग रहा है। इस कंडीशन के लिए जब धरन के पूर्ण लंबाई पर यूडियल लग रहा हो, इस कंडीशन के लिए VU बराबर आपका होता है WD L/2। देखिए यहाँ 1.5 की गुणा मत कर दीजिएगा, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करवाए थे तो वहाँ 1.5 की गुणा करवाते थे हम, तब इसलिए करवाते थे क्योंकि आपका तब हमारा लोड ये निकालना पड़ता था। यहाँ हम डिजाइन में निकाल चुके हैं WD का मान, 1.5 की गुणा ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो यहाँ दोबारा फिर मत कर देना। तो VU बराबर आपका WD, अरे यार रोको जरा, है हमारा, ये हम लिखना भूल गए हैं बोर्ड पर, तो इसको हम दोबारा निकाल लेते हैं। टोटल अपकमिंग लोड हमारा कितना था, 15,000 और प्लस सेल्फ लोड 26,254, ये था WD का मान। अगर कुछ और होगा तो आप वही रखिएगा, हम दोबारा कैलकुलेट किए हैं तो हो सकता है इधर उधर हो गया हो। 0.68 ये हमारा न्यूटन प्रति मीटर में था। तो लेंथ जो यहाँ पे है, क्योंकि ये लोड हमने न्यूटन प्रति मीटर में रखा है, तो लेंथ यहाँ पे जो है, देखिए हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे जो लेंथ ली जाती है वो आपकी क्लियर स्पेन ली जाती है। तो हमारी यहाँ पे लेंथ जो है वो न्यूटन प्रति मीटर में हमने लोड को रखा है, तो लेंथ से रिलेटेड कोई भी इसमें जो पद रखा जाएगा वो मीटर में ही रखा जाएगा। तो क्लियर स्पेन हमारा कितना था, 5 मीटर, और बटे हो जाएगा 2।
ये हमारा आ गया VU बराबर 65 63 6.7 न्यूटन। आप देखिए जरा, जो ये हमारा आया है ये VU है हमारा अभिकल्प कर्तन बल, मतलब इस जो ये है ये बीम पर हमारा आएगा और धरन को काहे काम करेगा, इसको इसमें दरारें पैदा करने काम पड़ेगा। अच्छा आप एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, दो धरन है हमारी, वो स्टील इसमें पड़ा हुआ है और हमारा क्या पड़ा हुआ है, कंक्रीट। अब इस पे जो हमारा ये VU आया, इस VU के कारण हमारी इसमें दरारें पड़ना स्टार्ट होती हैं। तो जो दरारें हमारी पड़ रही होंगी उसमें ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इस लोड के कारण पड़ रही हैं। इस लोड का कुछ भाग जो ये कंक्रीट है ये वहन कर लेती है, झेल लेती है, लेकिन फिर जो बच जाता है वो हमारा दरारें पैदा करने काम करता है, मतलब वो दरारें पैदा कर सकता है। तो हमको इसमें ये देखना पड़ता है कि इसका कितना भाग हमारा कंक्रीट जो है वो झेल ले जाएगी, उसके बाद जो बचेगा लोड उसके हम लिए शियर रेनफोर्समेंट मतलब कर्तन प्रबलन देंगे। तो यहाँ पे VU ज्ञात करने के बाद दूसरे नंबर पे हम ज्ञात कर लेते हैं इस्पात का प्रतिशत ज्ञात कर लीजिए। अभी बता रहे हैं आपको क्यों, आगे देखिएगा इसकी ज़रूरत क्या पड़ेगी। इस्पात का प्रतिशत, तो परसेंटेज P बराबर क्या होता है हमारा, AST/B इंटू D इंटू 100 ये होता है। AST हमारा कितना था, AST था 1407.43 बटे धरन की चौड़ाई हमारी 225 और ये प्रभावी गहराई कितनी हो जाएगी 428, ये इतनी हमारी थी और गुणे 100। इसको हल कर लीजिए 1407.43 ये हमारा परसेंटेज P जो है वो आ गया 1.46, ये आ गया हमारा परसेंटेज P। इसके बाद देखिए जब हमारा ये प्रतिशत निकल जाए उसके बाद हमको निकालना पड़ता है टाउ C और टाउ C मैक्स। नहीं, अभी एक चीज़ और आपका रह गया है, इसमें हमारा ये रह गया है टाउ V, ये होता है हमारा कर्तन प्रतिबल, मतलब ये जो हमारा कर्तन बल आ रहा है ये है हमारा क्या, कर्तन बल है, अभिकल्प कर्तन बल, फैक्टर कर्तन बल है। तो जो एक कर्तन बल आ रहा है उसके कारण जो कर्तन प्रतिबल उपजेंगे वो आपको पता होना चाहिए। ये तुरंत निकालते हैं, दूसरे नंबर पे भूल गए थे। तो टाउ V बराबर हमारा क्या होता है, VU अपान प्रतिबल बराबर बल बटे क्षेत्रफल। तो VU है हमारा 65 और B हमारा 225 428। ये टाउ V हमारा आ गया 0.68, बस इतना ठीक, 0.68 न्यूटन प्रति mm²। ये प्रतिबल का मात्रक होता है, बल बटे क्षेत्रफल, तो वही बल बटे क्षेत्रफल ये इसका मात्रक हो गया। तो ये टाउ V है, मतलब इतना कर्तन प्रतिबल उपज रहा है आपका 0.68 न्यूटन प्रति mm²। कर्तन बल हमारा इतना आ रहा था, इस कर्तन बल के कारण मतलब जो दरार पैदा करने वाला बल है उसके कारण इतना हमारा प्रतिबल उपज रहा है। अब इसमें से हम यह देखेंगे कि कितना भाग हमारा इसका कंक्रीट वहन कर ले जाएगी। देखिए कुछ डाटा लिख लेते हैं, काम आएगा आपका आगे। VU है हमारा 65
63.6 और हमारा टाउ भी निकल आया है 0.68 न्यूटन प्रति एम स्क्वायर। और क्या निकाले हैं परसेंटेज पी, ये जो है आया है 1.46। देखिए, तो अब हमने अभी आपको क्या बताया कि जो VU है हमारा, जो ये आ रहा है 63.6, जरा इसको ढंग से समझिएगा। हमने अभी आपको बताया कि आपके कंक्रीट और प्लस इस्पात दो चीज़ों से मिलकर धरण बनी होती है। तो जो एक कर्तन बल जो दरारें पैदा करता है, ये कंक्रीट में पैदा करता है। तो हम ये देखेंगे जो हमारा ये कर्तन बल जो दरारें पैदा करने वाला बल है, वो हमारा कंक्रीट पे जब जाएगा तो इसका कितना भाग कंक्रीट झेल ले जाएगी। मतलब जैसे अगर 100 न्यूटन का हमारा VU है, तो कंक्रीट पे जब ये गया तो इसमें से 50 का कंक्रीट ने झेल लिया, लेकिन बच कितना गया 50 का। तो जो ये 50 का बचेगा, ये क्या करेगा, जैसे हमारी क्षमता 100 की है, 50 की है, हमारे पर 100 का लोड आ रहा, हम 50 का तो झेल लेंगे, बाकी 50 हमको क्या करेगा, दबा देगा। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि दरार हमारा इस 50 के कारण पैदा हो रहा है, जितना आ रहा है उतने के कारण नहीं पैदा होता है, उसका कुछ भाग तो कंक्रीट झेल ही ले जाती है, कभी कभी पूरा झेल ले जाती है, कभी कभी इतना कम ये VU आता है कि कंक्रीट पे और दे दो तो भी झेल ले जाएगी। तो इसलिए अभी तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि कंक्रीट आखिर झेल कितना ले जाएगी। तो हमको ये देखना है कि कंक्रीट हमारा कितना सहन कर रही है। इसके लिए आपको कंक्रीट पर प्रतिबल पता होना चाहिए। तो जो भी आपका अगला हो, क्या क्या निकाल चुके हैं, 3 चीज निकाल चुके हैं। चौथी चीज इसमें हम क्या निकालेंगे, कंक्रीट पर कर्तन प्रतिबल टाउ सी तथा कंक्रीट पर मैक्सिमम कर्तन, मतलब अनुज्ञेय परमिसिबल मैक्सिमम अनुज्ञेय कर्तन प्रतिबल टाउ सी मैक्स। और ये है हमारा केवल अनुज्ञेय, मतलब इतना आप इतना आपकी परमिशन होगी, और ये हमारा मैक्सिमम है कि मतलब इतना तक हम इस पे लगा सकते हैं। तो जरा अब देखिए हम इसके मान कैसे निकालेंगे। देखिए टाउ सी मैक्स और टाउ सी की साड़ी होती हैं, टेबल आपकी होती हैं। तो देखिए टाउ सी मैक्स, देखिए टेबल अभी आपको हम बता दे रहे हैं, से जानते हैं सब लोग। टेबल जो है आपकी, इससे रिलेटेड टेबल पेज नंबर 114 और पेज नंबर 115 DV गुप्ता की बुक RCC की जो है उस पे आपका 114 और 115 पर दे रखा है। तो टाउ सी मैक्स के लिए जो हमारा कंक्रीट चीज में M15 की हमने यूज की थी, उसके लिए टाउ सी मैक्स जो होता है वो है 2.5 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। और फिर हम टाउ सी के लिए काम करेंगे। अब देखिए टाउ सी के मान के लिए पेज नंबर जो 114 पे टेबल दी है उससे निकालेंगे। तो उसमें देखिए टाउ सी के लिए जो पहला आपका जो ऐसे नहीं दिख रहा होगा, फिर भी कुछ समझिएगा, जो ये सीधे सीधे कॉलम दिए गए हैं और ये इनको हम रो बोलेंगे। तो देखिए जो कॉलम दे रखे हैं उसमें M15, M20, M25 ऐसे कॉलम दिए हैं ऊपर से नीचे तक, और इस तरीके से आपकी रो बनी हुई। तो परसेंटेज के हिसाब से और कंक्रीट के ग्रेड के हिसाब से जो हमने डिजाइन वाला क्वेश्चन किया है, इसमें कौन सी हमने ग्रेड कंक्रीट की यूज की है,
M15 का यूज किया है। तो M15 वाला कॉलम लेंगे और परसेंटेज हमारा कितना आया है 1.46। तो देखिए जरा इसमें परसेंटेज वाले कॉलम में कि 1.46 कहाँ है हमारा। देखिए 1.46 इसमें नहीं है, लेकिन एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि आपका जो 1.46 है हमारा वो किस में पड़ेगा 1.25 और 1.50 वाले के बीच में पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टाउ सी के लिए। देखिए परसेंटेज P बराबर जब है हमारा 1.25, तो इस स्थिति में हमारा जो टाउ सी का मान है वो है 0.64। M15 वाले कॉलम में देखेंगे 1.25 0.64 है, 0.64। फिर उसके बाद परसेंटेज P बराबर हमको कितने के लिए निकालना है 1.46 के लिए। हम मान लेते हैं कि हमारा टाउ सी कितना है यहाँ पर x है, क्योंकि हमको अभी पता ही नहीं है ये। परसेंटेज P बराबर 1.50 के लिए जो दे रखा है 0.68, टाउ सी बराबर 0.68। अब देखिए यहाँ से हम कैसे इस x का मान निकालना है, मतलब 1.46 के लिए हमको टाउ सी की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे हम मान लिए हैं कि ये हमारा टाउ सी बराबर कितना है x है। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे 1.25 माइनस, इससे इसको घटाओ, इससे इसको घटाओ, 1.46 बटे 1.46 से इसको घटा दो 1.50 बराबर। अब इधर आ जाइए तो ये हो जाएगा 0.64 माइनस x बटे x माइनस 0.68। अब देखिए इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करके हम यहाँ से x का मान निकालेंगे, जो वही हमारा ये क्या होगा टाउ सी का मान होगा। देखिए कैलकुलेट करते हैं इसको। देखिए ये हमने कैलकुलेशन कर ली है इसकी। कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा आता है वो x बराबर 0.67 न्यूटन प्रति mm² आता है। इतना जब हमारा हो जाए उसके बाद देखिएगा, अब देखिए हमको क्या क्या ये इतना मिल चुका है, और अब एक नई चीज हमको क्या मिल गई, ये कर्तन की जांच का पूरा स्टेप चल रहा है। इसमें हमको ये मिल गया है टाउ सी 0.67 न्यूटन प्रति mm²। जब ये हमको मिल जाए तो टाउ सी, टाउ वी और टाउ वी मैक्स की हम तुलना कर लेंगे। देखिए यहीं से पता चलेगा कि हमारा क्या स्थिति बन रही है, जिसके लिए हमको कर्तन प्रबलन शियर रेनफोर्समेंट देना है। देखिए जरा ये टाउ सी हमारा इतना आ गया, जो हमारा कर्तन बल Vu लग रहा था, इसके कारण जो वास्तव में उपज रहा है प्रतिबल वो कितना है 0.68 न्यूटन प्रति mm²। ये इतना उपज रहा है। और टाउ सी मैक्स वो कितना है 2.5। अब जरा यहाँ पे ढंग से समझिएगा। ये देखिए जो भार हमारे लग रहे हैं, जो हमारा 15,000 अपकमिंग लोड था प्लस जो बीम का सेल्फ लोड है, ये उनके कारण वास्तव में इतना कर्तन बल धरण की मौजूदा स्थिति में उपज रहा है। वर्तमान स्थिति में हमको धरण पर उपजाने की जो छूट थी वो कितनी थी 0.67 तक। यहाँ तक 0.67 तक आपको मतलब बिल्कुल भी कोई दिक्कत है ही नहीं, इतना आप उपजा सकते हैं। इतने तक आपको शियर रेनफोर्समेंट नहीं देना होता है। जो हम मतलब कर्तन की जांच अभी करेंगे तो यहाँ पे यही चीज़ हम चेक कर रहे हैं, कर्तन की जांच ही कर रहे हैं कि इसमें हमको शियर रेनफोर्समेंट देना है या नहीं देना है। तो इतने तक अगर आपका ये टाउ वी होता है इतने तक, तो हमारा कर्तन की हमको शियर रेनफोर्समेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टाउ सी मैक्स ये एक क्राइटेरिया होता है, ये तय करता है अगर ये हमारा टाउ वी का मान इससे भी ज़्यादा हो गया कभी,
भाई इससे ज़्यादा अगर चले गया, समझिएगा ज़रा फिर से, कि जैसे मान लीजिए कि 500 एक मैक्सिमम लिमिट है। जब हमने डिजाइन की तो हमने आपको छूट दे दिया कि 300 न्यूटन का लोड आप लगा सकते हैं। ये हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर हम 300 से ज़्यादा का लगाए, 300 से ज़्यादा का लगाए अगर, तो हमको उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, मतलब रेनफोर्समेंट समझ लीजिए आपको देना पड़ेगा, रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा। लगा हम मैक्सिमम 500 तक सकते हैं, तो 300 का लगाते हैं तो रेनफोर्समेंट नहीं देना। अगर इससे ज़्यादा गए तो रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा। तो अगर लगाना चाहें 350, 400 कुछ भी लगाएं 500 तक, तो रेनफोर्समेंट दे के लगा दीजिए, इतनी छूट है आपके पास। और एक आपका क्या है कि वास्तव में लग कितना रहा है, तो वास्तव में हमारा मान लीजिए कि लग रहा है 250 लग रहा है वास्तव में। इस सब चीज़ों को इसी से समझिए जरा, ये वास्तव में लग रहा है, इतने तक हम लगा सकते हैं, मतलब ये 300 है आपका, और ये हमारा समझ लीजिए 500 है। ये एक वो चलता है, देखिएगा 250 हम लग रहा है वास्तव में, लगा हम 300 तक सकते हैं। अगर इसके ऊपर गए तो रेनफोर्समेंट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। लग यहाँ कितना रहा है वास्तव में 0.68, लगा हम सकते हैं 0.67 तक, तो ये यहाँ पे क्या हो गया है, लगा हम 0.67 तक ही सकते थे बिना रेनफोर्समेंट के, और लग गया है 0.68, मतलब ज़्यादा हो गया है। तो ये स्थिति यहाँ पे क्या बन रही है, समझ लीजिए यहाँ पे बन रही है 310, मतलब लग रहा है 310 हम लगा सकते थे, 300 केवल 300, उससे हम ज़्यादा पहुँच गए हैं, इसका मतलब रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये ध्यान देना पड़ता है, कहीं यहाँ पे 600 तो नहीं लग रहा है। 600 लग गया मतलब एक लिमिट को आप क्रॉस कर गए, मतलब धरन पूरी तरीके से टूट ही जाएगी, फिर कोई मतलब नहीं। तो किसी भी स्थिति में टाउ वी का मान टाउ सी मैक्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यह एक मैक्सिमम लिमिट है। इसके ऊपर गए तो फिर धरन टूट जाएगी। इससे टाउ सी से ज़्यादा हो गया तो रेनफोर्समेंट देना है, टाउ सी से ज़्यादा अगर हमारा नहीं है तो फिर रेनफोर्समेंट नहीं देना है। शेयर रेनफोर्समेंट की बात चल रही है यहाँ पे। बाकी प्रबलन इस्पात जो हम पहले दिए थे AST, वो तनन रेनफोर्समेंट था, टेंशन का रेनफोर्समेंट था, ये शेयर रेनफोर्समेंट है। तो अब यहाँ पे जरा एक चीज़ देखिए, यहाँ पे क्या स्थिति बनी है, यहाँ ये बना है कि जो वास्तव में लग रहा है वो ज़्यादा हो गया है, जितना हमको छूट थी बिना रेनफोर्समेंट के, इससे ज़्यादा हो गया है। तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, अतः कर्तन प्रबलन देना होगा, कर्तन प्रबलन देना होगा। और भी किस प्रकार का देना होगा, सॉरी यहाँ पूरा लिखे दे रहे हैं, मैक्सिमम कर्तन प्रबलन। एक मैक्सिमम होता है, एक मिनिमम होता है। मिनिमम तब देते हैं जब हमारा ना देना हो, तो सुरक्षा की दृष्टि से हम मिनिमम देकर काम चला देते हैं। तो क्लियर हो गया है कि हमको जो रेनफोर्समेंट देना है, जो प्रबलन देना है, वो मैक्सिमम प्रबलन देना है। वो भी कहेगा शेयर प्रबलन, कर्तन प्रबलन आपको देना है मैक्सिमम वाला। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो देखिए हमने आपको क्या बताया है कि जो VU है, ये वाला जो हमारा आया था VU, जो कर्तन बल वास्तव में धरण पे आ रहा है, इसका कुछ भाग हमारा कंक्रीट आसानी से वहन कर लेती है। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि कितना कंक्रीट वहन कर ले गई। जो कंक्रीट झेल ले जाएगी उसके बाद जो बचेगा उसके लिए हम रेनफोर्समेंट देते हैं। तो ज़रा समझिएगा बात को। यहाँ पे हम निकाल लेंगे अगली चीज़, टाउ सी हमारा आया था 0.67 न्यूटन प्रति mm², ये आया था। ये हमारी चौथी चीज़ थी। पांचवी चीज़ हम अब क्या निकालेंगे, कंक्रीट पर, या सीधे निकाल लेते हैं शुद्ध कर्तन बल, शुद्ध कर्तन बल VS। ये आपका वह बल है
जिसके लिए कर्तन प्रबलन देना होगा, ये आपका है शुद्ध। तो हमने क्या बताया कि जो हमारा वास्तव में लग रहा है, जो इस पे लग रहा है, लग कितना रहा है हमारा VU कितना है 65-63.6.7 न्यूटन, ये इतना इस पे लग रहा है। कुछ कंक्रीट झेल ले जाएगी तो वो हम देख लें कंक्रीट पे कितना जा रहा है। इसमें से कंक्रीट द्वारा VC कर्तन बल बराबर मान लीजिए क्या है हमारा VC है। तो शुद्ध फिर क्या होगा, लग इतना रहा था, इतना कंक्रीट झेल लेंगे तो जो बचा वही शुद्ध हो जाएगा। तो VS बराबर क्या हो जाएगा VU माइनस VC। तो VU हमारा 65-63.6.7 माइनस VC हमारा क्या होगा टाउ C इंटू B इंटू D। देखिए ये क्या है हमारा VC है हमारा बल, तो बल बराबर क्या लगा दिए हैं हम प्रतिबल गुणे क्षेत्रफल। तो ये हमारा कंक्रीट पर जो हम लगा सकते थे प्रतिबल वह है, इतने तक हम लगा सकते थे, तो वही हम ले लेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा हमारा 65-63.6.7 माइनस टाउ C है हमारा 0.67 और गुणे B हमारा था 225 और D हमारा था 428। ये प्रभावी गहराई D है, टोटल 460 साइज हमने डिसाइड किया था, आवड़ घटा के वही 32 mm फिर आता है आपका। तो 65-636.7 माइनस VS हमारा आ रहा है 1115। ये बहुत ही कम आ रहा है, मतलब केवल आपको इतने के लिए ही प्रॉब्लम देना है। ये जरा देखिएगा, गौर करिए, टोटल आ रहा था 65,636.7, जिसमें से कंक्रीट हमारी लगभग अभी कैलकुलेशन हमने किया तो कंक्रीट जो है वो 64,000 कुछ झेल ले गई, तो बचा केवल 1115.7। देखिए अब इस फोर्स को इसी के कारण हमारा प्रॉब्लम देना, इसी दरारें अगर पड़ेंगी धरण में तो केवल इसी के कारण पड़ेंगी, तो इतने के लिए हमको आप शेयर रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा मैक्सिमम शेयर रेनफोर्समेंट कितने देना पड़ेगा 1115.7 के लिए। अब इसमें एक चीज ये देखिए कि हमने बताया कि शेयर रेनफोर्समेंट आप देते हैं नत छोड़ों और प्लस छल्लों द्वारा, और या तो केवल छल्लों द्वारा। तो एक चीज यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे ये इतना कम है कि आप केवल छल्ले डाल दीजिए, नत छड़ और छल्ले मत डालिए। जब बहुत ज़्यादा होता है तो हम आधा इस पर ट्रांसफर करके या फिर सूत्र होता है उसके सहायता से देख लेते हैं कि नत छड़ों को कितना देना है, कुल मिला के आधे से ज़्यादा नहीं देते हैं। तो ये तो कंडीशन ही यहाँ पे देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतना कम है, केवल छल्लों पे ट्रांसफर कर दीजिए, क्या जरूरत है नत छड़े यहाँ पर। अब इसका आधे ज़्यादा देंगे नहीं, 11 मतलब 600 लोड, 1115 1200 भी मान लीजिए तो 600 न्यूटन बना। 600 न्यूटन मतलब आपका केवल कितना बना 60 kg। तो 60 kg के लिए नट छड़े मतलब इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल आप छल्लों द्वारा दे दीजिएगा। देखिए कितना आया हमारा VS 1115 पॉइंट कितना था 07, शायद इतने था, केवल 7 था।
जी इतने के लिए हमको देना है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ लिख देंगे, क्योंकि शुद्ध कर्तन बल Vs बहुत कम है, अतः शेयर कर्तन प्रबलन केवल छल्लों द्वारा दे सकते हैं। नट छड़ों से यहाँ जब बहुत ज़्यादा होता तो देते, 10, 20, 30 हज़ार तक अगर ये आता है तब भी केवल छल्ले से दे दीजिएगा। अब देखिए जरा, इतने के लिए हमको करना है रेनफोर्समेंट, तो दे रहे हैं हम, यहाँ पे लिख देंगे। अगला जो ये भी जितने नंबर पे निकाल रहे हूँ लिख लीजिएगा। छल्लों का अभिकल्पन, छल्लों का विकल्पन, क्योंकि अब शेयर हो रहा है भाई, हो 1115 काफ़ी कम से ही हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है, दरारें तो पड़ रही हैं, तो इसलिए अब उसके लिए हमको छल्लों का विकल्पन तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए छल्लों का विकल्पन जब हम करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना छल्ले की छड़ का व्यास डैश कर लीजिए, क्योंकि ये आप भाई पहले ही मान चुके होंगे जब छड़ का माने थे। तो यहाँ पे छल्ले की छड़ का व्यास मान लीजिए हमारा कि 8 mm है, 8 mm से 12 mm तक मानते हैं, तो 8 mm हम ये मान लेंगे। उसके बाद कितनी टांगों वाले, टांगों का मतलब ये होता है, ये जैसे यही छल्ला ज़्यादातर चलता है जो ऊर्ध्वाधर हमारे इसके भाग हो, तो ऊर्ध्वाधर हमारा ये और ये कितनी है टांगे, 2 टांगे हैं यहाँ पे। तो हमारा मान लेंगे, माना तथा टांगों की संख्या बराबर 2 है। तब उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, ये तो हमारा छल्ले की टांग डिसाइड हो गई कि 2 होंगी, और जो ये छड़ प्रयोग की जाएगी इसमें जो सरिया उसका व्यास हो गया, ये डिसाइड हो गया। अब हम छल्ले कितनी कितनी दूर पे डालेंगे, जैसे ये हमारी छड़ें होती हैं, अब इसमें ये छल्ले डाले होते हैं हमारे ऐसे। अब ये चीज़ कितनी कितनी दूरी पे डाले जाएंगे, पहला छल्ला ये पड़ा, फिर उसके बाद अगला छल्ला कितनी दूरी पे डाला जाएगा, उसके बाद अगला, इसी तरह से कितनी कितनी दूरी पे डालते हैं। जो हमारे यहाँ मिस्त्री लोग होते हैं वैसे 30-30 सेंटीमीटर पे, मतलब 1-1 फुट पे ऐसे ही डाल देते हैं, लेकिन इसकी स्पेसिंग इस प्रकार हम निकालेंगे। तो निकालने के लिए हम छल्लों का अंतराल पहला, क्योंकि मैक्सिमम आपको प्रॉब्लम देना है, तो छल्लों का हमारा जो शेयर रेनफोर्समेंट हम दे रहे हैं वो मैक्सिमम वाला देना है, इसलिए इसके लिए सूत्र होता है स्पेसिंग S बराबर 0.87 FY इंटू ASV इंटू D बटे होता है हमारा VS, या आप यहाँ पे इसको हम VSU भी लिखते हैं। देखिए समझिएगा, ये VS है, यहाँ केवल छल्लों द्वारा दिया है ना, तो ये पूरा का पूरा हम किस पे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, छल्लों पर ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अगर ये हमारा नत छड़ों पे दिया गया होता तो फिर यहाँ पे हम ये सीधे, मतलब ध्यान दीजिएगा कि VS से ही हमारा एक बनता है VB, मतलब नत छड़ों पे, V मतलब बार, और एक बनता है VSU स्ट्रिप्स छल्लों पर, ठीक। तो यहाँ पे सीधे सीधे केवल छल्लों पे हमने दिया है, इसीलिए VS बराबर हमारा क्या हो गया है, VSU हो गया है, VS बराबर। इसीलिए अब यहाँ पे चाहे VS लिख लीजिए चाहे VSU, कोई दिक्कत नहीं। तो S बराबर हमारा हो जाएगा 0.87, और FY कितना था, 250 लिखा नहीं, हाँ 250 ही था, तो 250 के हिसाब से कर लीजिए 0.87 250। देखिए यहाँ पे FY बदल भी सकता है, अगर आप जब छल्ले के ये मानते हैं तो इसमें छल्ले के जो इस्पात जो छड़ यूज करें उसका ग्रेड आप अलग मान लेंगे, तो ये बदल भी सकता है। FY इंटू ASB ये होता है छल्ले की टांगों का क्षेत्रफल, तो छल्ले की टांगों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई/4 इंटू
और छल्ले की छड़ का व्यास 8, और अभी हमने बताया ये है, ये एक छड़ का एक टांग का हमारा बना है π/4 इंटू डाया, और दूसरी टांग के लिए हमारा क्या होगा, इसमें 2 से गुणा कर लें। फिर उसके बाद डी हमारा कितना था, इंटू 428 बटे हमारा क्या हो जाएगा, ये 1115.7, ये हमारा एस बन गया। ये पहला एस आया। दूसरा हमारा एस बराबर होता है 0.75 डी, 0.75 इंटू डी हमारा 428। mm। तीसरा एस बराबर सीधे सीधे 300 mm होता है। आप देखिए ये वाला हल कर लेते हैं जरा, तो ये हमारा हो जाएगा, ये कैलकुलेट करने पे हमारा आ रहा है ये वाला 8387.9 mm। ये यहाँ पे स्क्वायर छूट गया था। देखिए जरा यहाँ पे ये जो स्पेसिंग आई है, मतलब ये कह रहा है इनके हिसाब से कि छल्ला जो है हमारा 8387 mm पे होना चाहिए हर छल्ला। इतनी लंबी तो हमारी बीम नहीं है, बीम है इफेक्टिव लेंथ है 5300 mm और 500 mm। इतनी लंबी तो बीम नहीं जितना ये छल्ले की स्पेसिंग बता रहे हैं। ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि शेयर फोर्स आपका इतना कम है कि प्रॉब्लम की वास्तव में देखा जाए तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अब पहुंच गया है मैक्सिमम में, मतलब इतना लग रहा है तो आपको देना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए देखिए इन तीनों में 3 स्पेसिंग निकालते हैं, इन तीनों में जो सबसे कम होता है वह लिया जाएगा। इन तीनों में आपका सबसे कम कौन है, ये तो भूलन जाओ, 321 और 300। आपका उचित अंतराल क्या हो जाएगा, 300 mm हो जाएगा। ये हो गया। तो देखिए आपका 300 mm ये बन गया। अब जो ये आपका अंतराल आया, इतनी दूर पर हम छल्ले डालकर प्रबलन दे सकते हैं। छल्लों की स्पेसिंग ये डिसाइड हो गई। और इसमें एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे एक लाइन आप लिख दीजिएगा, जैसे ये बीम है हमारे और ये आलम है वही 300 हमारे, और ये यहाँ से हमारा ये क्लियर स्पेन होता है, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना है 50,000 में। देखिए हमने जब प्रोविज़न बताए थे शेयर वाले, तो हमने कहा था कि जो अंदर वाला ये हमारा फलक होता है, यहाँ से जो पहला छल्ला डाला जाएगा हमारा, वो SV/2 से अधिक की दूरी पर ना हो, अधिक की दूरी पर ना हो, मतलब इससे कम पर कितने पे भी आप डाल दीजिए। तो ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा कि SV हमारा यहाँ पे ये है, जो हम वास्तविक वाला आया हमारा कितना है 300, मतलब 300/2 बराबर 150 mm। ये पूरा मतलब बनाने की कोई जरूरत नहीं कि बना के पूरा निकाल के लिखिए, वैसे कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा। जो वास्तविक अंतराल आपका इन तीनों में जो सबसे कम हो, जो आपका वास्तविक बना है, उसके आधे से कम की दूरी पे ही पहला छल्ला डालेंगे। मतलब जैसे ये पहला छल्ला हम यहाँ पे डाले, तो या तो आप यहाँ से 150 की दूरी पे पहला छल्ला डालिए, और या तो फिर 150 से कम की दूरी पे, 150 से ज़्यादा की दूरी पे पहला छल्ला नहीं डाल सकते। उसके बाद के जो ये छल्ले इसमें डाले जाएंगे वो कितनी दूरी पर, 300 पर। यह आपका चित्रण करने को कभी कभी पूछता है, तब आपको ये काम आएगा ये चीज़। इसीलिए कहे हैं कि प्रोविजंस को ढंग से पढ़ लीजिए। देखिए इसके बाद आपकी आती है अभिलाख की जांच। ये चेकिंग वाले जो जांच वाले स्टेप हमने शुरू किए, मतलब जब प्रबलन इस्पात की जांच की, उसके बाद
कर्तन की जांच कर ली। कर्तन की जांच में हमने क्या पाया कि कर्तन आपको देना था 1100 का ही देना था, लेकिन देना जरूर था, तो वो हमने दे दिया। अब हमारा अभिलाग की जांच। अब एक चीज हम आपको बता दें, अभिलाग की जांच में हमने आपको बताया था कि एक एलडी का हम सूत्र यूज करते हैं। उसमें आपका क्या था कि 1.3 m1 अपान वीओ प्लस ये एल नॉट, ये एक तरफ पद हल कर लेते हैं और एक तरफ हमारा क्या होता है एलडी। एलडी में हम फाई के पदों में एलडी का मान यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि एलडी के दूसरे भी सूत्र होते हैं उनकी सहायता से। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमको इसकी ये तुलना करनी होती है कि इधर जो हमारा फाई है यहाँ पे रखेंगे तो इधर लास्ट में फाई बचता है, बाकी सब उधर भेज देंगे इधर से उधर। तो फाई का मान या तो इधर के पद से, मतलब ये कि इधर का पद हो जो है वो कम हो या तो बराबर हो, ये कंडीशन हमने बताई थी। यहाँ पे जो m1 है, वीयू तो आपने अभी कर्तन वाली जांच में वीयू आपने निकाला है तो वहीं से उठा लेंगे। एल नॉट आपका क्या होता है 12 फाई या डी, जो कम हो या ज़्यादा देख लीजिएगा अपने हिसाब से, कुछ ऐसे होता है, भूल गए हैं। और m1 आपका ये जो है ये मूवमेंट है, तो यहाँ पे मूवमेंट आपको दोबारा निकालना पड़ेगा। दोबारा इसलिए क्योंकि AST आपका बदल गया है। ठीक, AST आपका क्या हो गया है, पहले हमारा जब m1 निकाले थे उसके हिसाब से AST निकाले तो AST हमारा 1273 करके कुछ आया था, और फिर जब हमने AST दोबारा मतलब जब क्षणों की संख्या 6.33 से 7 कर लिया तो AST बराबर 1407 पॉइंट कुछ करके हो गया है। इसलिए m1 दोबारा निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं निकालने में। आप 0.87, क्योंकि खंड को आपने अल्प प्रबलित मान के किया है, तो m के लिए 0.87 FY इंटू AST D माइनस 0.42 XU मैक्स, इसको यूज कर लीजिए, बस आपका हो गया। अब हमने अभिलाग की जांच में आपको बताया था AST जो D माइनस 0.42 XU होता है, ये क्या होता है, ये उत्तोलक भुजा होती है हमारी ZU। यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा ZU हो जाएगा। शायद मैक्सिमम होता है, देख लीजिएगा, ये चीज़ सही कर लीजिएगा, मैक्सिमम मिनिमम। ये हमने बॉन्ड स्ट्रेंथ का दूसरा पार्ट जो डाला था उसमें हमने इसके बारे में पूरी डिटेल बताई थी। तो यहाँ पे जो ZU है वो हम कितना रखते हैं 0.9 D। इससे हम क्या करेंगे m1 का मान निकाल लेंगे। सारे मान रख के जैसे हमने बताया था वैसे जांच कर लीजिएगा। अब आपको बता दें इस जांच के लिए, अभिलाग की जांच के लिए बॉन्ड स्ट्रेंथ के हमने 2 आपके डाले हैं, इसके वीडियो 2 डाले हैं। जो लोग अच्छे से पढ़े हैं वो लिखे होंगे कापी पे तो कर ले जाएंगे, तो इसको करिएगा। कर्तन की जांच, अभिलाग की जांच, ये जांच हम डिजाइन के और क्वेश्चनों में नहीं बताएंगे, इसलिए इसी वीडियो से अच्छे से पढ़ लीजिएगा और फिर बॉन्ड वालों से पढ़ लीजिए तो आपको अभिलाग की जांच क्लियर हो जाएगी। फिर किसी को कोई दिक्कत होती है अगर जांच से संबंधित तो आप टेलीग्राम पे पूछ लीजिए। ठीक, बाकी इसके बाद ये तो एक क्वेश्चन हुआ, अभी आपको डिजाइन के हम और क्वेश्चन करवाएंगे जो आपको अगले वीडियो में देंगे।